साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस YouTube चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आज हम लोग क्लास 10th उर्दू दरख्सां पढ़ेंगे। कौन सी उर्दू पढ़ेंगे? दरख्सां पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज सबक 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो है सबक 2 को पढ़ चुके हैं। सबक 2 में जो है पहला सबक था आप लोगों के बुक में हमद। कौन सा सबक था? सबक था हमद, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ शबनम कमाली थे। जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन थे? शबनम कमाली थे। उसके बाद सबक 2 में था अफसाना। अफसाना का नाम था भाभी जान। कौन सा अफसाना था? अफसाना का नाम था भाभी जान, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन थे? जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ थे सोहेल अज़ीम आबादी। उसके बाद आज हम लोग जो पढ़ेंगे सबक 3 पढ़ेंगे। सबक 2 में अफसाना था, ठीक है, और सबक 3 में भी क्या है? अफसाना है। तो आप लोगों की बुक में 4 अफसाना है। आज हम लोग दूसरा अफसाना पढ़ेंगे। दूसरा अफसाना का नाम है फ़रार। फ़रार मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। तो दूसरा अफसाना हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है फ़रार, और जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन है, ठीक है। तो आज हम लोग सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके बाद अफसाना फ़रार जो है उस कहानी को अच्छे से जानेंगे। तो आप लोग अच्छे से इसे देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेशन को। देखिए क्या है अफसाना। अफसाना का नाम क्या है? अफसाना। अफसाना का नाम क्या है? फ़रार। अफसाना का नाम फ़रार है, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर सैयद मोहम्मद मोहसिन है। जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन है। तो इससे पहले भी बता चुके हैं कि अफसाना किसे कहते हैं, तो फिर से बता देती हूँ। अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान किया जाता है। अफसाना क्या है? एक कहानी है। और कैसी कहानी है? अफसाना एक नसरी कहानी है, ठीक है, जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान किया जाता है। उसके बाद ऐसे भी बोल सकते हैं अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है, यानी एक ही बैठक में पढ़ी जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे अफसाना क्या होती है। अफसाना एक कहानी की तरह होती है। अफसाना क्या होती है? अफसाना एक कहानी की तरह होती है। तो देखिए आप लोगों की बुक में दूसरा अफसाना का नाम क्या है? आप लोगों की बुक में दूसरा अफसाना का नाम फ़रार है, जिसके राइटर सैयद मोहम्मद मोहसिन है। फ़रार मतलब होता है भाग जाना। फ़रार मतलब क्या होता है? भाग जाना, ठीक है। फ़रार मतलब क्या होता है? भाग जाना। तो आप लोगों की बुक में जो है अफसाना फ़रार है। कहानी से ही पता चल रहा है कि ये कैसी कहानी होगी, ठीक है। तो इसके राइटर कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन है। तो राइटर से जब भी क्वेश्चन बनते हैं यानी मुसन्निफ़ से, तो क्वेश्चन आएगा कि अफसाना फ़रार के मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन में रहेगा सैयद मोहम्मद मोहसिन, टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यह बन सकता है इससे ऑब्जेक्टिव कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? तो फ़रार अफसाना मतलब फ़रार जहाँ भी दिखेगा आप लोग टिक कर दीजिएगा। या ऐसे बन सकता है फ़रार क्या है? फ़रार एक अफसाना है। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। 3 क्वेश्चन बनते हैं मुसन्निफ़ से। अब आते हैं हम लोग सैयद मोहम्मद मोहसिन की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सैयद मोहम्मद मोहसिन की ज़िंदगी से बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में आते हैं, कि जैसे कि इसकी पैदाइश कब हुई थी, इसके वालिद का नाम क्या है, ये मतलब कहाँ कहाँ से मैट्रिक इंटर ये सब पास किए हैं। उसके बाद इसे मुलाजमत कहाँ पर मिली, ये मुलाजमत से कब सुबुकदोश हुए, उसके बाद इसका इंतकाल कब हुआ। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में अगर पैदाइश की बात की जाए यानी जन्म की बात की जाए, पैदाइश मतलब होता है जन्म, पैदाइश मतलब क्या होता है? जन्म। तो इसकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को कब हुआ था? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था साथियों? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। पटना में ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन आते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? 10 जुलाई 1910 ईस्वी। कहाँ पर हुई? पटना में। पटना कहाँ पर है? बिहार रियासत की राजधानी है। बिहार रियासत मतलब होता है राज्य, ठीक है। बिहार कि मतलब बिहार राज्य की राजधानी कौन सी है? पटना। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना में पैदा हुए, यानी ये हम लोगों के मतलब बिहार रियासत के ही हैं। इससे पहले हम लोग सोहेल अज़ीम आबादी के बारे में पढ़े थे। तो
तो उसकी भी पैदाइश पटना में 1911 ईस्वी को पटना में ही हुई थी। तो दोनों को आराम से याद कर सकते हैं आप लोग उसको जोड़ के कि सोहेल अज़ीम आबादी एक अफसाना निगार है, सैयद मोहम्मद मोहसिन भी अफसाना निगार है और दोनों की पैदाइश पटना में ही हुई। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। उसके बाद वालिद का नाम देखते हैं। वालिद मतलब होता है फादर। इसका फादर का नाम एग्ज़ाम में आता है। इसका फादर का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद यानी फ़ादर का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद। ये भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन जहाँ भी दिखेगा आप लोग टिक अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं कि इन्होंने मतलब मैट्रिक कब पास किया, इंटर कब पास किया यानी आईए, और बीए कब पास किया, उसके बाद एमए कब पास किया। तो मैट्रिक के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला स्टेज मैट्रिक ही होता है स्टूडेंट के लिए। तो 1926 ईस्वी को राम मोहन राय सीमेजी पटना। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे ये 1926 ईस्वी को, कितने ईस्वी को? 1926 ईस्वी को। पैदा कब हुए? तो 1910 ईस्वी को, यानी 16 साल में जो है इन्होंने 1926 ईस्वी को मैट्रिक का इम्तिहान राम मोहन राय सीमेजी पटना से पास किया। कहाँ से? राम मोहन राय सीमेजी पटना से। ये भी एग्ज़ाम में आता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान 1926 ईस्वी को पास किया। तो मैट्रिक के 2 साल बाद क्या होते हैं? इंटर, है ना। तो इंटर इन्होंने देखिए कहाँ से पास किए थे? तो आईए यानी इंटर का इम्तिहान सैयद मोहम्मद मोहसिन 1928 ईस्वी को पटना कॉलेज से पास किए थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे इंटर का यानी आईए का इम्तिहान जो है 1928 ईस्वी को पटना कॉलेज से पास किया और मैट्रिक 1926 ईस्वी को। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए अगर बीए की बात करें, बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है। बीए जो है यानी इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री 1931 ईस्वी को नफ्सियात में ली। अब हम लोग बात करते हैं आखिर नफ्सियात क्या होता है। ठीक है। नफ्सियात मतलब होता है साइकोलॉजी, मतलब इसका अंग्रेज़ी होता है साइकोलॉजी। नफ्सियात का अंग्रेज़ी क्या होता है? साइकोलॉजी। और हिंदी होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मतलब होता है मन और व्यवहार का जो है वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें करते हैं मन और व्यवहार का, उसे क्या कहते हैं? मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी कहते हैं। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है मतलब आप लोग जब अध्ययन करते होंगे सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में तो इसमें नफ्सियात का बहुत ज़्यादा जिक्र है। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का ख़ास विषय यानी ख़ास मौजू जो था नफ्सियात ही था। क्या था? नफ्सियात यानी साइकोलॉजी सब्जेक्ट इसका ख़ास मौजू था। तो इन्होंने हर एक मतलब जो भी डिग्री हासिल किए नफ्सियात में यानी साइकोलॉजी में ही किए। तो इन्होंने अब बीए का जिक्र जब हो रहा है तो बीए में देखिए क्या है, बीए को 1931 ईस्वी में बैचलर ऑफ आर्ट्स जो होता है बीए, तो इन्होंने 1931 ईस्वी को बीए की डिग्री नफ्सियात में ही हासिल किए थे। नफ्सियात में ही बीए की डिग्री हासिल की यानी पास किए थे बीए की डिग्री जो है नफ्सियात में। नफ्सियात मतलब होता है साइकोलॉजी, याद कर लीजिए अच्छे से। यानी साइकोलॉजी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने नफ्सियात में ही ग्रेजुएशन पास किया था। नफ्सियात इसका ख़ास मौजूद था। अगर ख़ास विषय की बात की जाए कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है इसका नफ्सियात ही ख़ास विषय है। ठीक है, आप लोग यहाँ तो समझ गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एमए। एमए मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो इन्होंने 1934 ईस्वी को पटना यूनिवर्सिटी से एमए पास किया था। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे 1934 ईस्वी को, कितने ईस्वी को? 1934 ईस्वी को एमए जो है पटना यूनिवर्सिटी से पास किया और ये भी नफ्सियात में ही, यानी इसका सब्जेक्ट क्या था? नफ्सियात ही था, साइकोलॉजी ही था। ठीक है, ग्रेजुएशन भी नफ्सियात में ही पास किए और एमए भी जो थे नफ्सियात में ही पास किए। तो दोनों जो है नफ्सियात में ही पास किए थे और इसका ख़ास विषय क्या है? नफ्सियात ही है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो इन्होंने जब एमए पास कर लिए तो एमए तक डिग्री हासिल करने के बाद एमए में इसके बारे में कहा जाता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे एमए फर्स्ट क्लास से पास किए थे। ठीक है, फर्स्ट क्लास से पास करने के बाद इन्हें एमए फर्स्ट क्लास से पास करने इन्हें गोल्ड मेडल भी हासिल हुए थे। ठीक है, गोल्ड मेडल भी
हासिल हुए थे। उसके बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन की अगर नौकरी की, मुलाजमत मतलब होता है नौकरी, मुलाजमत मतलब क्या होता है नौकरी। सैयद मोहम्मद मोहसिन की अगर मुलाजमत की बात करें तो 1938 ईस्वी को पटना कॉलेज में शोबा फ़लसफ़ा में इन्हें कुछ दिनों के लिए नौकरी मिली थी, यानी आर्जी तौर पर। सैयद मोहम्मद मोहसिन को अगर मुलाजमत की बात करें 1938 ईस्वी को पटना कॉलेज में, कब पटना कॉलेज में शोबा फ़लसफ़ा मतलब होता है दर्शन शास्त्र, एक ऐसा विषय होता है जिसको फ़लसफ़ा कहते हैं उर्दू में। तो इन्हें शोबा फ़लसफ़ा यानी दर्शन शास्त्र के डिपार्टमेंट में जो है इन्हें कुछ दिनों के लिए पटना कॉलेज में नौकरी मिली थी आर्जी तौर पर, मतलब कुछ दिनों के लिए। उसके बाद फिर ये उसके बाद जो है इन्हें 1948 ईस्वी को पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात, उसके बाद फिर 1948 ईस्वी को इसे जो है पटना यूनिवर्सिटी में, कहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी में, पहले जो है इसे पटना कॉलेज में मुलाजमत मिली। अच्छे से देखिए, इसे पहले पटना कॉलेज में और किस डिपार्टमेंट में, फ़लसफ़ा यानी दर्शन शास्त्र में, और कुछ दिनों के लिए ही नौकरी किए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए मुकम्मल तौर पर जो है इसे मुस्तकिल तौर बोले अगर तो इसे मतलब मुस्तकिल तौर पर इन्हें नौकरी जो मिली थी 1948 ईस्वी को पटना यूनिवर्सिटी में, और किस डिपार्टमेंट में, नफ्सियात, शोबा नफ्सियात में, है ना, नफ्सियात के डिपार्टमेंट में इन्हें नौकरी मिली थी। उसके बाद देखिए 1953 ईस्वी में शोबा नफ्सियात में सदर शोबा मुकर्रर हो गए थे, ठीक है। यानी 1953 ईस्वी में जो है इसे अध्यक्ष बनाया गया था नफ्सियात के डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब नौकरी से देखिए इसे जो है नौकरी से अब सुबुकदोश यानी रिटायर कब हुए, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है 1976 ईस्वी को अपनी नौकरी से क्या हो गए थे, रिटायर हो गए थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे नौकरी से कब रिटायर हुए थे, 1976 ईस्वी को। इसके बाद इसके बारे में अगर बात की जाए सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में, इसका एक अफ़सानवी मजमुआ है, इसका एक अफ़सानी मजमुआ बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। सैयद मोहम्मद मोहसिन का एक अफ़सानवी मजमुआ है, कौन सा है, एक अफ़सानी मजमुआ है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। कहा जाता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो अफ़सानी मजमुआ है अनोखी मुस्कुराहट, इसके ज़िक्र के बगैर जो है उर्दू दुनिया की तारीख़ शायद मुकम्मल नहीं हो सकती है। इस टाइप से कहा जा रहा है कि उर्दू दुनिया की तारीख़ शायद मुकम्मल नहीं हो सकती, यानी बहुत ज़्यादा मशहूर अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट के बारे में क्लास 12 की उर्दू में है, बहुत ही अच्छी कहानी है, सही बात है, ठीक है। तो आप लोगों के बुक में ये सिफ़त दे दिया है कि ये बहुत ही मशहूर कहानी है, ठीक है। ये 11th की किताब में है, ये 11th की उर्दू में है, तो यहाँ तक समझ गए। उसके बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन के शेरी मजमुआ, ये भी एग्ज़ाम में आते हैं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के शेरी मजमुआ मतलब होता है शेर व शायरी की किताब की बात करें अगर, तो सैयद मोहसिन के शेरी मजमुआ का नाम क्या है, ज़ख्म का फूल। ज़ख्म का फूल जहाँ भी दिखेगा एग्ज़ाम में आप लोगों को टिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन का अहलिया का ज़िक्र हुआ है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे 1973 ईस्वी को, कब, 1973 ईस्वी को हज किए थे अपनी अहलिया के साथ। कब किए थे, सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे 1973 ईस्वी को अपनी बीवी, अहलिया मतलब होता है बीवी, के साथ हज का फरीज़ा अदा किए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में यही बताया जा रहा है कि इसे जो है 3 बेटे और 4 बेटियां थी, ठीक है। सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और 4 बेटियां थी, मतलब इसके बारे में बताया। उसके इस इंतकाल के बाद करें अगर, इंतकाल कब हुआ था, सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल जो है 2002 ईस्वी को, कब हुआ था, 2002 ईस्वी को इलाज के दौरान दिल्ली में हो गया था। दिल्ली में कब हुआ था, सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो है इंतकाल की बात करें तो 2002 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, इलाज के दौरान हुआ था, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई, इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
तो साथियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और उसके बाद तो यहाँ इसकी ज़िंदगी के बारे में तो हम लोग समझ गए अच्छे से, ठीक है। सैयद मोहम्मद मोहसिन की ज़िंदगी के बारे में सारी चीज़ें अच्छे समझ गए कि पैदाइश कब हुई थी, वालिद का नाम क्या था, मैट्रिक कब किया ये, उसके बाद IA BA इस टाइप से MA, ये सभी के बारे में बता चुके हैं। इसे नौकरी कब मिली और कब सुबुकदोश हुए यानी रिटायर किए, ठीक है। और इसकी अफ़सानी मजमुआ का नाम क्या है जो बहुत मशहूर है, अनोखी मुस्कुराहट। इसके शेरी मजमुआ का नाम ज़ख्म के फूल। इसकी बीवी जो है हज कब की, 1973 ईस्वी को इसका इंतकाल लास्ट में 2002 ईस्वी को दिल्ली में हो गया इलाज के दौरान, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं फ़रार कहानी को। फ़रार कहानी में देखिए फ़रार मतलब होता है भाग जाना। फ़रार मतलब क्या होता है, भाग जाना। तो कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है। देखिए इसका मरकज़ी किरदार, अगर मेन किरदार की बात करें तो महमूद है। मरकज़ी किरदार कौन है इस कहानी का, महमूद है। उसके बाद अफ़साना फ़रार जो है ये कहानी में महमूद के वालिद और वालिदा का ज़िक्र हुआ है। महमूद का एक दोस्त है अज़ीम, इसका ज़िक्र हुआ है। और इसके बाद महमूद की शादी ज़ुबैदा से होने वाली थी। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है कि महमूद जो है इस कहानी के क्या है, मरकज़ी किरदार है, ओके। तो महमूद जो है इस कहानी के कौन है, मरकज़ी किरदार है, ठीक है। और बता रहे हैं कहानी को, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे कहानी शुरू कर रहे हैं। तो कहानी स्टार्ट इस टाइप से होती है कि महमूद जो थे, इस कहानी का मरकज़ी किरदार कौन है, महमूद है। महमूद जो है ये बहुत ही अच्छा लड़का था। महमूद कौन था, बहुत अच्छा लड़का था। और ये बहुत ही शांत दिमाग का था, ठीक है। बहुत ही अच्छा लड़का था और बहुत ही शांत दिमाग का था। लेकिन इसकी माँ जो थी, महमूद की माँ बहुत ज़्यादा मतलब चंचल दिमाग की थी, गुस्सा वाली थी, ठीक है। महमूद की माँ जो थी बहुत गुस्सा वाली थी। लेकिन महमूद बहुत शरीफ था। और महमूद के वालिद का भी ज़िक्र किया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा शरीफ था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा शरीफ लड़का था। मतलब महमूद के वालिद बहुत शरीफ थे और महमूद बहुत शरीफ लड़का था, ओके। तो कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है कि महमूद एक दिन मतलब जब अफ़साना आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो इस तरह कहानी बताया जा रहा है कि एक दिन महमूद जो है अपने कमरे में जो है हिसाब बना रहा था, ठीक है। और इसकी माँ एकदम गुस्सा करके आवाज़ देती है, महमूद यहाँ आओ। महमूद जो है माँ की आवाज़ सुनते ही मतलब अजब तरह उसको डर आ जाता है। उसकी माँ कभी भी प्यार से बच्चों से बातें नहीं करते थे, ठीक है। तो महमूद जो है जैसे ही माँ के सामने खड़ा हुए और ये मासूम फरिश्ता की तरह महमूद जो है नज़रें झुकाकर नीचे देखने लगे और माँ की बातें सुनने लगे। और महमूद को जब बुला के बातें कहने लगे तो वो महमूद के वालिद के बारे में ही महमूद को बता रहे थे कि तुम्हारे वालिद जो है, तुम्हारे बाप जो है हमारी मिट्टी पलीत कर दी। इस टाइप से बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा ये गुस्सा करती रहती थी। तो इस तरह से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली औरत थी महमूद की माँ। और ये अपने बच्चों से यानी महमूद से कभी भी प्यार से बात नहीं करते थे, महमूद की माँ जो थी, ठीक है। तो इस तरह से मतलब दिन गुज़रता गया और आखिरकार महमूद मात्र 10 साल के थे। तकरीबन 10 साल के थे। कितने साल के, महमूद सिर्फ 10 साल के ही थे कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया और बाप का इंतकाल, यानी वालिद या बाप बोल सकते हैं, उर्दू में बाप भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाप का इंतकाल होने के बाद माँ भी कुछ अरसा बाद यानी कुछ साल बाद इसे छोड़ गई। यानी महमूद अब जो है ना ही महमूद को अब माँ है ना ही बाप है, ठीक है। दोनों इस दुनिया से छोड़कर महमूद को चले गए। 10 बरस मात्र महमूद का हुआ था, ठीक है। मात्र 10 बरस महमूद का हुआ था। तो माँ और बाप दोनों छोड़कर इसे चले गए। अब ये क्या हो गया, महमूद जो है यतीम हो गया। महमूद क्या हो गया, महमूद जो है अब क्या हो गया, यतीम हो गया, ठीक है। महमूद जब यतीम हो गया तो अब इसे किसी का सहारा तो चाहिए ही, ठीक है। तो इसे मामू का सहारा मिलता है। मामू के मकान में, ये भी एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। महमूद किसके मकान में रहने लगे थे,
तो यतीम होने के बाद जो है महमूद जो है यतीम हो गया। क्या हो गया? महमूद जब यतीम हो गया तो यह मामू के मकान में रहने लगे थे। कहाँ पर? मामू के मकान में रहने लगे थे। ठीक है, महमूद जब यतीम हो गया तो मामू के मकान में रहने लगे थे। ठीक है, उसके बाद इस तरह से महमूद पढ़ते लिखते थे वहीं पर रहकर, और वालिद वालदा का तो इंतकाल हो गया था। ठीक है, इंतकाल होने के बाद ये मामू के मकान में रहने लगे और वहीं पढ़ते थे। इसका एक दोस्त था अज़ीम। अज़ीम जो था ये कुछ अलग टाइप का दोस्त था। इसका मतलब अज़ीम चाहता था कि ये हमेशा पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब होते रहे, तो मतलब जो मन से कहते थे। एक लड़की थी उसी क्लास में पढ़ते थे महमूद के, तो कहते थे, खालदा नाम की लड़की थी। क्या नाम था? लड़की का नाम था खालदा। और कहते थे कि मतलब अज़ीम हमेशा कहते थे कि महमूद को कि खालदा जो है किस तरह से तुम्हारी तरफ नज़रें जो है मतलब नज़रें झुका के देखती है, हमेशा किस तरह से खालदा जो हमेशा तुम्हारी तरफ तकती रहती है, इस तरह अज़ीम हमेशा कहते थे। महमूद लेकिन ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ये सोचता था कि मेरे वालिद और वालदा का इंतकाल हो गया, हम अकेले हैं। ठीक है, तो हमें जो करना है अपने से ही करना है। तो अज़ीम जो है महमूद का एक दोस्त रहता है। ठीक है, जब इंसान कुछ भी करता है तो उसके अंदर कई मुश्किलात आती हैं, तो महमूद के अंदर भी कई सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन उस परेशानियों को झेलते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो अज़ीम की बात कभी भी ये नहीं मानता था। ये अज़ीम जो चाहता था कि महमूद जो है मतलब अच्छे से नहीं पढ़े लिखे, बिगड़ जाए, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन महमूद अपने काम में, अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मगन रहता था। उसके बाद क्या होता है, महमूद जो है पढ़ लिख कर क्या करता है, पढ़ लिख कर बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करने के बाद महमूद पढ़ लिख कर जो है महमूद पढ़ लिख कर क्या बन जाता है, डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? महमूद पढ़ लिख कर डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। ठीक है, महमूद पढ़ लिख कर डिप्टी कलेक्टर क्या बन जाता है? डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। उसके बाद जब महमूद पढ़ लिख कर डिप्टी कलेक्टर बन जाता है तो मतलब ये बहुत ज़्यादा गरीब था और बहुत ज़्यादा मुश्किल से पढ़ लिख कर क्या बने, डिप्टी कलेक्टर बन गए। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद अब महमूद सोचते हैं कि कब तक मैं ज़िंदगी अकेला गुजारता रहूँगा। ठीक है, अब मैं मतलब नौकरी भी अब मुझे मिल गई, अब मेरी शादी होनी चाहिए, अब मुझे शादी करनी चाहिए, इस टाइप से सोचते हैं। तो ये जो है शादी किसके बारे में कर रहे हैं? ज़ुबैदा के बारे में। ज़ुबैदा नाम की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सब मतलब उसके जितने भी रिश्तेदार थे सभी मिलकर सोचे कि हाँ अच्छे से शादी करा देते हैं, ये अकेला है और उसके बाद जब शादी कर लेगा तो ये खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा। ठीक है, इस टाइप से शादी की तैयारी धूमधाम से चलने लगती है। और जब शादी के दिन ही मतलब ज़ुबैदा जब शादी होने वाली थी महमूद की, तो शादी के दिन ही जैसे ही महमूद अपने ससुराल में कदम रखते हैं, क्या करते हैं, शादी के दिन जैसे ही महमूद अपने ससुराल में कदम रखते हैं तो कदम रखने के बाद ही मतलब इसके अंदर जो है अजीब सी इसके अंदर अजब तरह लगने लगता है। ठीक है, इसके अंदर अजब तरह डर लगने लगता है। महमूद के अंदर जो है अजब तरह क्या होता है, डर लगने लगता है। और इसके आँख जो है बेनूर हो जाते हैं, यानी आँख बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। अंधेरा होने के बाद इसके शरीर जो होते हैं पूरे क्या होते हैं, सर्द होते हैं, ठंडा हो जाती है। इस तरह इसके अंदर थरथराहट मतलब थर-थर करने लगते, हाथ पैर पूरा कांपने लगता है और लगता है कि इसके अंदर बोलने की ताकत भी नहीं है। सारे आदमी जो रहते हैं मतलब उसके ससुराल वाले जितने भी मतलब रहते हैं उसको भी लगता है कि क्या हो गया है। ठीक है, तो ये जो है बोलने की इसके अंदर ताकत नहीं होती है, शादी की उसको अजब तरह लगने लगता है। तो इस कहानी में लास्ट में ये वाली बातें इसलिए बताई गई है क्योंकि जैसे ही महमूद जो है औरतों को देखती है, औरतों से इसको क्योंकि पहले ही माँ जो है इसके अंदर डर डाल दी है। ठीक है, माँ जो है इससे कभी भी अच्छे से बात नहीं करते थे। माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा वाली थी, तो महमूद को जो है बचपन से ही माँ से यानी औरतों से डर लगता था। ठीक है, जिसकी वजह से शादी के रोज़ जब ये आंगन में गए
तो औरतों को जैसे ही देखी तो उसके अंदर डर आ गया। इसकी वजह से ही उसके अंदर जो है डर आने की वजह से बेहोश हो गया और सारी उम्मीदें जो है मतलब पानी में फिर गया है ना, सारी उम्मीदें क्या हो गया, पानी में फिर गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि बच्चे को जो है बचपन से ही किसी चीज़ का डर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। बच्चे को जो है बचपन से ही डर नहीं डालना चाहिए। तो महमूद की माँ जो है बहुत ज़्यादा डर डाल दिए थे, जिसकी वजह से ये औरतों से नफ़रत करते थे। ये औरतों को देखने के बाद औरतों से डर लगता था कि कहीं ये औरत भी हमसे उसी तरह बात नहीं करे जिस तरह मेरी माँ बात करती है। तो आप लोग अच्छे से कहानी को समझ गए होंगे, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को ये अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है आप लोग कॉपी में उतार कर याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। और ये सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कभी जो पढ़ाए हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।